देखिए, नशा हो गया, ड्रग्स हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, और हम लोग खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है और हमने रिसर्च भी करी उस चीज़ के ऊपर। हमें पढ़ाया गया है कि क्या उसके इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उससे मतलब नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी कि मुझे नहीं पढ़ना, कि मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट मेरे गुरुजी हैं, तो उनका नाम एस्ट्रो गुरु राज सरकार करके है। तो वो मेरे गुरुजी हैं, मतलब वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे सब कुछ हैं वो। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ में कि नहीं बेटा, आप भरोसा रखो मेरे ऊपर। तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी हीलिंग करी थी और मतलब मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया, तो मतलब मैं उनके बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब वो मेरे मेंटोर हैं, टीचर हैं मेरे, और मेरे गुरु। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ दो बहुत ही बेहतरीन मेहमान हैं। बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की मिसाल है यहाँ पे। और नंदिनी और जयता दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 12th CBSE स्टैंडर्ड में टॉप करा है देहरादून में। और हम आज बात करने वाले इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में। और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो नंदिनी और जयता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। और आप मेरे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए दोनों। नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी मोहिनी सेठी है। मैं 17 साल की हूँ और मैंने अभी CBSE क्लास 12th पास आउट करी है दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून से। और मेरे इस एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड्स एग्ज़ामिनेशन में मेरे 99.2% आई है। नमस्कार सबको, मेरा नाम जयता खत्री है। मेरी आयु 17 वर्ष है। मैं इन्हीं की सहेली हूँ। क्लास 12th में हम लोग ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में थे और मैंने भी इस साल DPS देहरादून से पास आउट रही हूँ। मेरी इस साल 99% आई है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो कैसा एक्सप्रेशन था घर वालों का और आपको कैसा लगा जब आप लोगों का रिजल्ट आया कि आप लोगों ने टॉप करा दोनों ने? कैसा था? मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि सुबह हम लोगों ने देखा 11:30 बजे के टाइम आया था रिज़ल्ट, और मैं लेट उठी थी उस दिन बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो एकदम से दोस्त का सबका हमारा फ़ोन आता है कि जल्दी देख, रिज़ल्ट आ गया, फटाफट देख। फिर मैंने खोला, एक तो वैसे ही धक 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 हो रही थी। मम्मी ने बोला रुक जा, मुझे सब्जी खरीदने, तो फिर खोलना। तो फिर तब देखा, तब फिर अच्छी आ रखी थी, मतलब सब रिज़ल्ट वगैरह चेक करा, तब फिर परसेंटेज निकाली। तो तब तो मुझे ये लग रहा था कि 5 मेन सब्जेक्ट्स की निकलेगी, तो तब बन रही थी नॉर्मल 95% बन रही थी। फिर सब लोगों ने हमने पूरा ग्रुप कॉल करा, बात वगैरह बताई सबने कि इतने इतने आए हैं। और फिर इतने में फ़ोन आता है जयता का कि बहन इतने इतने आ रखे, तूने तो टॉप करा है स्कूल में, कि इधर आ रखे सब लोग बोल रहे हैं कि मैं 2nd रैंक पे हूँ और तूने तो टॉप कर दिया स्कूल में। मतलब तो मैं तो रोने बैठ गई थी तब, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा आएंगे। पढ़ाई तो करी थी पर ऐसे ही लग रहा था कि चलो 95 तक आ जाएंगे, पर एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही था। मैं तो अपना कमरा साफ़ करी थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि रोज़ ऐसे अपडेट्स आती थी कि CBSE का रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। रोज़ देखती थी मैं, हाँ आ जाएगा, देखेंगे। मैं अपना कमरा ठीक करी थी, वहाँ से मम्मी चिल्लाते आती है CBSE का रिजल्ट आ गया। मैंने बोला हैं? अच्छा, खोल के देखा, सच में आ गया था। फिर मैंने डिजीलॉकर पे जाके अपनी मार्कशीट निकाली और मैंने भी मेन 5 कैलकुलेट की। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि हाँ चलो इतने नहीं आई जितने मैंने सोचा था। उसके बाद चलो मिठाई तो देनी थी, तो स्कूल गए हम लोग फटाफट भाग के। छुट्टी का समय होने वाला था, सारे टीचर्स मुझे बोल रहे बेटा तुमने तो 2nd टॉप किया है, ये वो। मैंने बोला मैम मेरी इतनी नहीं आई जितना आप सोच रहे हो। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं बेस्ट 5 निकलता है। फिर उसके बाद तो अलग ही माहौल बन गया पूरा। अपने सारे जो क्लासमेट्स थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, खुद गई टीचर्स के साथ मिठाई के लिए। अगले दिन फिर इसके साथ भी मिठाई बांटने गए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि बहुत दूर रहती है DPS से। तो फिर हम लोग फिर सब साथ गए दोबारा। मैंने दोबारा फिर टीचर्स को मिठाई बांटी। टीचर्स बोल रहे बेटा तुम 2 बार मुँह मीठा कराओगे हमारा। ये क्या बात हुई? तो एकदम से जो एक दिन पहले का माहौल और दूसरे दिन का माहौल दोनों एकदम बिल्कुल हाई लेवल पे आ गए। जी बिल्कुल। घर में हो चाहे स्कूल में हो। जी। तो कैसा अपने आप को कैसा फील हो रहा था अंदर से? आज हम बड़े आदमी बन गए। मतलब बड़े आदमी तो क्या, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आदत तो है नहीं।
मतलब हमेशा से आए हैं, चलो ठीक है मार्क्स आते थे, अच्छे आते थे, पर ऐसा नहीं था कि कभी ऊपर इतना ज़्यादा अचीव करेंगे हम लोग, कभी इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि न्यूज़पेपर में नाम आएगा, स्कूल इतना ज़्यादा वो करेगा, या पेरेंट्स और रिलेटिव्स फ्रेंड्स इतने ज़्यादा खुश होंगे। तो मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। अच्छा एक चीज़ है, जैसे बहुत सारी टीचर्स होते हैं ना कि जी, यार जी। कोई किसी के फेवरेट होते हैं, किसी के नहीं होते, चलो ठीक है, ओके ओके है। तो उसके बाद जब आप दोनों ने टॉप करा तो जो टीचर मतलब कोई होते ना कि यार ये चलो ठीक ठीक है वो ऐसा है, तो मतलब वो कैसा रिएक्शन था उन लोगों का आपके लिए? कुछ को तो पता था कि हमारे अच्छे आएंगे, पर अच्छा। कुछ लोग थे 99 बेटा तुम लोग तो ऐसे बोलो जैसे पता नहीं कितना आसान होगा, इतना आसान होगा। और बस यही रहा। तो मतलब उनका ये कहना था कि 99 से तो स्केल नीचे ही नहीं जा रहा तुम लोगों की क्लास में। क्योंकि दरअसल हमारी जो क्लास थी हम लोग सारे ह्यूमैनिटीज़ से थे, अच्छा। तो हमारे सबके ज़्यादातर 90 अबव आ रखे थे। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। अच्छा। और जो हमारा जो ग्रुप है, हम 5 दोस्त हैं, मैं, जयिता, संपदा, त्रिशा और निधि, हम लोगों के सारे 90 अबव आए हैं, मतलब 90। फ्रेंड्स हाँ, जी जी जी। तो ये चलो हम थोड़ा सा बात आपकी फ्रेंडशिप पे भी करते हैं। जी। तो आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है कब से है ये? जब हम 11th में आए थे, क्योंकि 11th में सारी स्ट्रीम्स बढ़ जाती है, तो फिर हम लोग आए। उसके बाद निधि और संपदा आए थे 11th में न्यू एडमिशन के तौर पे। अच्छा अच्छा। तो पहले मेरी उन दोनों से दोस्ती हुई। अच्छा। उसके बाद उस टाइम पे नंदनी थोड़ा एब्सेंट रहने लगी थी, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो 11th में तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ कि जब हम 12th क्लास में आए, मैं, निधि और संपदा तो दोस्त थे ही, फिर ये लोग हमारे आगे या पीछे ऐसे बैठते थे, तो हमारी बातचीत होने लगी, हमारे इंटरेस्ट मैच हुए, तो फिर हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमारे और दोस्त बन गए। उसके बाद हमारा स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट मैच हुआ, हमने एक दूसरे की थोड़ी मदद करी। इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा। तो और मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कि पसंद नहीं पॉलिटिकल थी। साइंस बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी अच्छा, है। अच्छा, हाँ, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे को हिस्ट्री में था नहीं, तो फिर इसने बताया कि नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे प्रिपेयर करो तो ज़्यादा अच्छे आएंगे। मैंने टेक्निक्स लगाई, आ गए मार्क्स। तो मतलब कुल मिला के ये एक ग्रुप स्टडी टाइप से बोल सकते हैं कि जैसे जी, जी, आपकी जी। एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका अच्छा जी, हो जी, गया, जी। आपस में जो नॉलेज है शेयर करने से जी, ही जी, जी। चीज़ें बढ़ी है। जी, तो ये दोस्ती क्या मतलब पढ़ाई के लेवल तक है या और भी मतलब काफ़ी घूमना फिरना साथ नहीं, में? घूमना फिरना साथ में होगा, क्योंकि हम लोग 7 से एक क्लास में थे। अच्छा। तो पर उस टाइम पे हमारी बात ही नहीं होती थी। ये तो हमें पता था कि हाँ जयिता एग्जिस्ट करती है, नंदिनी एग्जिस्ट करती है, पर ऐसे कभी बात ही नहीं हुई हमारी। अच्छा 10 तक भी बात नहीं हुई, मतलब ऐसे देखना हाय हेलो चलता था। वो तो असली हमारा 11th के एंड में शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, अच्छा। तब फिर हमारा और ज़्यादा हम लोग क्लोज हो गए, हम लोग ग्रुप में। तो मतलब सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड नहीं या फिर सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही नहीं था हमारा, और भी बाकी चीज़ों को लेकर था। कभी हॉबीज़ मैच हो गई, कभी किसी ने ये किताब पढ़ ली, वो पढ़ लिया, तो साथ में चलता रहता था हमारा। और जो ग्रुप की नोकझोंक होती है वो तो होती ही रहती है। हाँ, मस्ती भी चलती थी, घूमना फिरना हो गया, साथ में सब। हेल्प जी, करना। जी। अच्छा एक चीज़ आती है, एक जब फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है तो उसमें मतलब अच्छा फ्रेंड सर्कल ही एक मतलब अच्छा रिजल्ट दे सकता है। उसका मतलब हमारे साथ सामने आज जीता जाता है, उसका उदाहरण है, जी। है ना? अच्छी चीज़ें जब शेयर होती है। अच्छा बात करते हैं जैसे आप लोगों की कैसे, जब आप लोग 12th में आए, जब आप लोगों ने 11th पास आउट करा, उसके बाद जब 12th में आए तो क्या प्लानिंग रही दोनों की कि हमको इस लेवल मतलब इस टाइप से अपनी जो स्टडी वो करनी है, क्या प्लानिंग थी आप लोगों की? मतलब मेरा तो ये था कि मैंने 11th में मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्कूल अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो अच्छा, गई थी अच्छा, तब। अच्छा। तो फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा मतलब तब डिस्टर्ब्ड हो गई थी, तो उस वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पाई थी। तो पर ये था कि 12th जैसे ही आई तो मेरा मेन फोकस बोर्ड्स के ऊपर ही था कि अच्छा। अब ये है एंड, तो इसमें मतलब अच्छे से करना है, मैंने अच्छे से परफॉर्म करना है। तो फिर उसके लिए मैंने मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, सुबह मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी है। जैसे सीटीज़ होते थे और हाफ ईयरलीज हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, तो ऐसा नहीं था, मतलब हर चीज़ के लिए पढ़ाई करी। अच्छा अच्छा। जी जी। और आपका कैसा था रूटीन? मेरा रूटीन कुछ कुछ ऐसी था, पर मेरा मेन फोकस ये था कि जो मैं पढ़ूँ वो मुझे याद रहना चाहिए। मतलब अच्छा। हाँ, बोर्ड में नंबर नहीं भी आए, मार्क्स एक तरह को उतना मैटर नहीं करता, अगर मेरे पास नॉलेज है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं हर चीज़ को कोशिश करती थी कि जो पढ़ूँ उसे समझ के पढ़ूँ, किसी को समझा सकूँ, ताकि मेरी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। यही प्रयास था, उसके अलावा जिज्ञासा थी पढ़ने की, तो आगे चलता गया। अच्छा एक चीज़ है, जैसे आप लोगों के 12th में तो बहुत अच्छे आप लोगों ने टॉप करा है, जी। क्या 10th स्टैंडर्ड में भी यही था परसेंटेज या? मेरी तो 93% आई थी तब, मतलब क्योंकि प्लस 90 प्लस तो थे ही। जी जी जी। जी जी, मेरी भी ऐसी रही थी 96-97 के आसपास उस टाइम पे। अच्छा एक चीज़, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं अपने मतलब बच्चों को बोलते हैं यार पढ़ो 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 पढ़ो, क्या आप लोगों ने भी मतलब ऐसे
कई कई घंटे पढ़े हैं या आप लोगों ने लिमिटेड ही समय पे पढ़ा, पर जब पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है? मतलब मेरे साथ ये चीज़ थी कि मेरा हमेशा से ये चीज़ रहा है कि 1 घंटा लो आप आराम से, 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ो अच्छे से। और मैंने यही चीज़ करी क्योंकि इससे ये होता है ना कि जब आप शुरू से ही जब पढ़ रहे होते हो, क्योंकि यही होता है कि एक चैप्टर लगता है, एक एक 2-2 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि लेंदी हमारे होते थे चैप्टर्स ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसको पढ़ने में 2 घंटे लगते थे जब आप पहली बारी पढ़ रहे हो चैप्टर्स। अच्छा। अच्छे से हाईलाइट करके अच्छे से पूरा थरली रीड करो, जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको साइड में लिखते जाओ, जॉट डाउन करते रहो। तो पर फिर ये है कि जब आप बाद में जब रिवीजन कर रहे होते हो तो हमेशा 1 घंटा लगाना चाहिए एक चैप्टर के ऊपर। और हमारा तो ये था कि पेरेंट्स ने भी मतलब ऐसा कुछ प्रेशराइज़ नहीं करा कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मेरा पेपर था, उससे 2 दिन पहले मैं गजनी देखने जा रखी थी सिनेमा में। तो मतलब यही है कि उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं जाओ, कैफ़े जाओ घूमने, तुम्हें कहीं भी जाना है तुम जाओ, अपना साथ में एक्सरसाइज भी करो, तुम्हें बुक रीड करनी है, टीवी देखो, मूवी देखो। तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा प्रेशर कभी नहीं आया कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ ये था कि जैसे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी तो एक एक बुक हमने निपटाई है 10-10 12-12 घंटे पढ़ के एक दिन में। अच्छा। हाँ ये एग्जाम से पहले वाले दिन हाँ। होते हैं। तो इस तरीके से रहा है। मेरे लिए तो ऐसा रहा है कि जितना पढ़ सके वो पढ़ो, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, एक टॉपिक ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, पर वो जो पढ़ लिया उसे ढंग से पढ़ो। उसके अलावा मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी कि जो आपने पढ़ लिया उसकी एक छोटी समरी बना के फिर उसको देख लो, बस हो गया। और मोस्टली मेरा ऐसा रहता था कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो मैं खुद से बना देती थी, जो समझ में आ गया वो लिख लिया, उसमें नंबर मिल जाते थे। ये था कि एमसीक्यू में नंबर कट जाते थे, तो फिर उसको मैंने थरली रीड किया, एक एक पॉइंट को देखा कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके आगे मैं बढ़ी। इसके अलावा जहाँ जहाँ गलती हो जाती थी प्रीवियस एग्जामिनेशन, वो मिस्टेक्स को ट्रैक किया कि हाँ ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हुई है, अगली बार ये नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने कोशिश करी, धीरे धीरे करते करते वो मेहनत स्टैक हो गई और फिर रिजल्ट अच्छा निकला। तो आप लोगों की दोनों की सेल्फ स्टडी या कहीं कोचिंग वगैरह से भी हेल्प ली है? हम दोनों की सेल्फ स्टडी है जी, मतलब पूरे उसमें? जी हाँ, लेकिन हमारे टीचर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम जब भी उन्हें क्वेश्चंस पूछते थे, कभी कभी तो कॉल करते रात में कि मैम सर ये क्वेश्चन है, आप बता दो क्या करना है। तो वो हमेशा हेल्प करते हैं हमारी, हमेशा हेल्प। अभी भी मतलब जैसे हमको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, सो दे आर ऑलवेज देयर, मतलब वो हमेशा हमारे साथ है। अच्छा। जी अच्छा, एक चीज़ आती है ना, फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है, बोर्ड का नाम सुनते ही बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, बच्चों पढ़ो 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 पढ़ो, मतलब ये क्या, मतलब देखो अमूमन हर फैमिली में ऐसा ही होता है, कोई बच्चा जहाँ पे उसका बोर्ड हो गया, बस बोर्ड के नाम पे आतंक है घर में, ठीक है, बच्चे का टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है जी है ना। वो भले वैसे पढ़ भी रहा होगा ना, तो बोर्ड उसको बोर्ड 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 बोल के ना वो आधा तो ऐसे ही स्ट्रेस हो जाता है। ना। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ घर में, या नहीं चलो ठीक है बोर्ड है चलो पढ़ लो? मेरे तो अपने ही सब्जेक्ट से मम्मी ने बोला कि बेटा तुझे तो खुद ही पढ़ना है। उन्होंने सपोर्ट रखा कि पीछे से किसी चीज़ की कमी ना हो, किताबें ला दी, एमसीक्यू के क्वेश्चंस ला दिए, हमारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कशंस होते थे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के वो रियल लाइफ से बड़े कनेक्टेड हैं। तो हमारी बात चलती रहती थी, जैसे सोशियोलॉजी में कास्ट का टॉपिक है तो उसमें हमारी बात चलती थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, हम ऐसे रीसेंट एग्जाम्पल्स है, तो फिर मैं लिख के भी आ जाती थी उन एग्जाम्पल्स को। अब लाइव एग्जाम्पल से अच्छा क्या होगा, तो उसमें मार्क्स मिल जाते थे। और ऐसा कभी प्रेशर नहीं रहा है कि पढ़ो। मैं तो घूमने भी गई हूँ, मूवीज़ देखी हैं, अलग अलग जगह विजिट करके आई मैं देहरादून के अंदर, तो अच्छा रहा ओवरऑल बोर्ड का साल ये। अच्छा, इसमें ह्यूमैनिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस होता है, इंग्लिश होता है, सोशियोलॉजी होता है, और पेंटिंग, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, क्योंकि 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है ना। तो फिर उसमें तो बहुत सारा मतलब चॉइस मिल जाती है हमें कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों ने वही सब्जेक्ट लिए जिसमें बहुत डिटेल में और सारी चीज़ें लिखना पड़ता है? हाँ, हमारे स्कूल में ऐसा था कि 2 सब्जेक्ट तो सबके लिए कंपलसरी थे, जैसे इंग्लिश और पेंटिंग वो सबके लिए था। उसके अलावा थे ह्यूमैनिटीज़ के 3 सब्जेक्ट, हमारा था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। ये हमारे स्कूल में ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी थे सारे ह्यूमैनिटीज़ वालों के। अच्छा। और एक सब्जेक्ट में हमारे पास चॉइस थी, एंटरप्रेन्योरशिप में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी और आपका फिजिकल एजुकेशन। हाँ, ये 4 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से हम दोनों ने साइकोलॉजी चूज़ किया था। मेरा तो थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहा है, तो
अच्छा, जैसे आप लोगों का सब्जेक्ट भी बिल्कुल मतलब टिपिकल ही है, क्योंकि इसमें बहुत लर्न करना पड़ता है। जी। जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हो गया, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। जी, तो इसमें जब आप लोगों ने लिया है, तो क्या मतलब आप लोगों को क्या दिमाग में था कि आगे हमें कहीं यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट चूज़ करें? जी, जी। जी, उसे मद्दे नज़र रखते ही हम लोगों ने चूज़ करे थे, क्योंकि ये होता है कि जैसे आगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ये है कि बच्चा आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है, अच्छा। करियर बना सकता है, तो बहुत ओपन होता है ये। तो जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, अब चाहे उस पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, है ना, सोशियोलॉजी ले लो, तो इससे क्या होता है आगे जाके हमारे बहुत सारे जो पाथ होता है वो ओपन हो जाता है। अच्छा। जैसे इसमें यूपीएससी, आप सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ को भी फोकस रख के हम लोगों ने ये करा था। अच्छा। जी, जी। अच्छा, जैसे जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें नोट्स बहुत बनाने पड़ते हैं, तो आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? क्योंकि चैप्टर भी बहुत लेंदी चैप्टर होते हैं, खासतौर से जैसे आप हिस्ट्री में देखो 28 पेज। और हिस्ट्री में वो ईयर डेट याद करना बहुत मुश्किल होता जी, है। जी, तो जी। कैसे उसको अपने आप को मतलब आप लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर करा, कैसे? देखिए, इसमें ये है कि मैंने तो आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए। अच्छा। जी, अच्छा, मतलब मैं ऐसे जैसे प्रॉपर होते हैं ना, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं पूरे बैठ के, तो मैंने कभी इस तरीके से नहीं बनाया। पर हाँ, ये है कि मतलब आप मेरी बुक्स देखोगे पूरी रंगी हुई हैं वो, मतलब पूरा अच्छे से उसमें वो हो रखा है, हाईलाइट हो रखा है पूरा, लाइन बाय लाइन, मतलब उसमें हाईलाइट कर रखा है पूरा। तो उसमें ये चीज़ है। और बाकी हाँ, ये कि अलग से जैसे उसमें हिस्ट्री आप देखते हो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है वो, है ना, तो उसमें ये है कि जैसे कोई भी कीवर्ड्स आ गए, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट फिगर्स के नाम है, तो वो चीज़ जब आपको याद करनी होती है तो वो मैं फिर जॉट डाउन करती थी और फिर अच्छा, उसे अच्छा। एक बारी गो थ्रू करती रहती थी बार बार। मैंने हिस्ट्री स्पेशली पढ़ी है कहानी की तरह, कि अच्छा। चलो इसका ये है, उसमें मैं कैरेक्टर्स बना देती थी कि ये या इस टाइम पे मरा, इसके साथ ये हुआ वो हुआ। और स्पेशली हमारी हिस्ट्री में क्या होता था कि जो पीछे का होता था ना, उसमें पूरी टाइमलाइन होती थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके, हमें वैसे भी एक क्वेश्चन आता था कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके बताओ, तो उसके लिए स्पेशली स्टोरी बनाई मैंने कि हाँ ये तब हुआ। और फिर उसके बाद होता था कि बहुत सारे चैप्टर्स में सेम डेट्स मिल रही हैं, अब वो सारी डेट्स तो कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। हाँ। तो मैं क्या करती थी, उस एक डेट के लेके सारे कैरेक्टर्स जोड़ दिए कि इसके साथ ये हुआ था, उसके साथ वो हुआ था, एक कहानी से दूसरी कहानी जोड़ते जोड़ते पूरी। तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया, अच्छा। अच्छा। तो उसमें थोड़ा थोड़ा, तो जैसे मैंने स्पेशली भक्ति सूफी की टाइमलाइन याद करी थी, तो उसमें ऐसे मीराबाई जो संत जन थे, इन सब के बारे में बताया था। तो फिर मैंने उनकी कहानी के बारे में अलग से नेट पे सर्च किया कि ठीक है इनकी कहानी क्या थी। अच्छा। उसके बाद उसके बाद सेम ईयर में 3-4 थे, और फिर उसके बाद मैंने उनको जोड़ दिया कि ये वाले भगवान जी के साथ इनका था, तो 1 2 3 ये सारे एक भगवान जी के साथ, फिर दूसरे वाले, तो ऐसे करके मैंने कहानी बनाई थी। अब ऐसे कोई कहानी याद करना थोड़ा मुश्किल है, अच्छा। समय हो गया। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि आपने थोड़ा सा नेट का भी सहारा लिया है जी। ना, और आजकल पढ़ाई का मटेरियल इंटरनेट पे भी काफ़ी अवेलेबल जी। है, तो आप लोगों ने वहाँ से कितनी हेल्प ली, जो जैसे नोट्स बनाने में या किसी नोट्स को वेरीफाई करने के लिए? वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा लिया है मैंने, क्योंकि कभी कभी होता था कि सेम डेट अलग अलग 2 जगह लिखी हुई थी। जैसे जो साइनिंग की डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की 24 जनवरी 1950, हमारी हिस्ट्री की बुक में दिसंबर 1949 लिखा था। तो फिर मैंने उसे वेरीफाई किया, फिर मैंने अपने टीचर को बोला कि ये तो गलत डेट है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि वो आंसर की के हिसाब से लिखना होता है। मैंने बोला नहीं, जो सही डेट है मैं वही लिख के आऊँगी, भले इसमें नंबर पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सही डेट सही रहेगी ना। तो ऐसे 3-4 बुक्स में फिर मैंने वेरीफाई किया उसे। नेट का सहारा लिया पर कम लिया, क्योंकि हमारा मोस्टली एनसीईआरटी से आता है, तो हम बुक पे ज़्यादा डिपेंड हाँ, हैं। हम लोग मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रखते थे। बाकी जैसे हाँ ये है कि वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, जैसे सेल्फ स्टडीज़ हो गई, टेक्स्ट बुक हो गया, ये अच्छी हैं, क्योंकि हमने सारी वेबसाइट्स चेक करी कि यार कहाँ पर अच्छा मटेरियल हमें मिल रहा है, कहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन है। हाँ कहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी गलत लिखते हैं अपने आंसर में तो हमारा कटता है, मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा टोटली सब्जेक्टिव है ना, लिखने वाला बहुत ज़्यादा है, तो आधा आपको नंबर फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें ये था कि जैसे सेल्फ स्टडीज़ हो गई, टेक्स्ट बुक है, वेबसाइट वो अच्छा है, और बाकी स्टडी IQIS करके एक यूट्यूब चैनल, वो बहुत बढ़िया है। हिस्ट्रीज़ और मतलब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो एज अ स्टोरी अगर आपको वो चीज़ देखनी है तब समझ आती है। और एक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय पूनम करके हाँ, है, पूनम ठाकुर, वो वाला अच्छा है। वो बहुत उसमें अच्छा है। उसमें ना जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच थे हमारे में तो थी इंग्लिश में, और कभी कभी वो ऐसी आ जाती थी, तो वहाँ पे अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच उसको वेरीफाई करने के लिए
वही देखते अच्छा, थे। आप दोनों फ्रेंड की क्या जो मतलब पसंद है दोनों की एक जैसी या अलग अलग मैच मतलब मिसमैच करती है मैच करती है? क्योंकि एजुकेशन में तो हम देख रहे हैं कि दोनों मतलब एक ही उस पे जी हैं। जी। तो जो पर्सनल लाइफ में क्या दोनों की एक जैसी है या अलग अलग है? थोड़ा थोड़ा एक जैसे जैसे इसको पुराने गाने सुनना पसंद है, पुरानी फिल्में देखना पसंद है, तो इसको देखते देखते मैंने भी देखना शुरू किया, मुझे भी अच्छा लगने लग गया। और किताबें पढ़ना इसे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। हमारे थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग अलग पसंद है, जैसे इसका फेवरेट हिस्ट्री है, थोड़ा कम पसंद था मेरे को, अब धीरे धीरे उसके लिए लाइकिंग बढ़ गई है मेरी। मेरा फेवरेट वैसे साइकोलॉजी है। तो क्या क्या कभी ऐसा हुआ कि चलो आजा मैं तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ाता हूँ या मैं तुम्हें ये पढ़ा दूँ? बहुत होता था ऐसा। हुआ था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते थे जो थोड़े से प्रॉब्लम टॉपिक होते थे, कंट्रोवर्शियल हो गए कुछ टॉपिक्स, फिर उसमें हमारा डिस्कशन चलता था कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चलता अब रहता जैसे जयिता की पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छी है, तो मेरे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझ नहीं आता था। अच्छा। जैसे यूएनओ वगैरह, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी, तो मैं इसके पास जाती थी कि यार बता यार क्या है ये। तो हम लोग अच्छे से पूरा हमारा स्कूल में भी और कॉल पे भी अगर जैसे होता था कभी कि डाउट आ रहे हैं, तो बढ़िया 1 घंटे हम लोग बैठते थे स्कूल में साथ में कि भाई हमें तुम कर लेने दो। और जैसे कभी इसको हिस्ट्री का होता था कि जैसे कोई स्टोरी नहीं समझ आ रही या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग मतलब म्यूचुअल रहता था। साइकोलॉजी का मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं पूछती थी जयिता से। और हिस्ट्री में कभी कभी होता है, क्योंकि हमारे पास पूरा तो हिस्ट्री नहीं था, तो उसका एक फैक्ट दिया है, अब उसके पीछे की कहानी नहीं पता, तो मैं इसके पास जाती थी कि बहन इसकी कहानी बता तो क्या थी समझ में तो आए क्या हो रहा है, तो एक चीज दूसरी जंप कर ये देता था। तो मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर जो बॉन्डिंग है बड़ी काफ़ी मतलब उसका जी, जी, रिजल्ट जी। भी आप लोगों के सामने निकला है। एक चीज़ आती है आजकल ना, क्या है कि आजकल जब कई बार क्या होता है आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, पजल हो जाता है जी। ना कि छोड़ो यार नहीं करना है, उस टाइम पे कैसे अपने आप को रिफ्रेश यानी कि रीस्टार्ट करना कि चलो यार कैसे कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे आप लोग? देखिए जैसे पढ़ाई करी, मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है अभी इन बोर्ड्स में कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मतलब बैठी रहती थी यार अब करूँगी अब करूँगी, मन ही नहीं करता था, क्या करें। तो फिर मैं ऐसे ही करती थी कि जैसे पढ़ाई करी अच्छे से 1-2 घंटा आपने पढ़ाई करी, मैं मेरा यही रहता था कि 1 घंटा पढ़ाई करी, उसके बाद 15-20 मिनट का हमेशा ब्रेक लेना है, हमेशा। अच्छा। उससे ये होता है कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है, अच्छे से पानी वगैरह पियो, आप फ्रूट्स खा लो, तो ऐसे 15-20 मिनट का ब्रेक लेती थी मैं। फिर उसके बाद ये होता था कि जैसे 3-4 घंटे आपने पढ़ लिया एट अ स्ट्रेच, फिर उसके बाद क्या, थक जाते हैं, एग्जॉशन हो जाता है, थकान हो जाती है, बोर हो जाते हैं, तो तब फिर मैं पूरा 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। उसमें ये होता था कि मुझे जो करना है मैं अपने आप को बोलती थी देख 1 घंटे का ब्रेक ले, इसमें तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को बाहर जाके डॉगी के साथ खेलना है तू वो कर, है तेरे को सोना है तू सो जाए 1 घंटा, देख अभी तेरे पास 1 घंटा है पूरा, तू कर ले। पर यह है कि अभी मत पढ़, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर मत पढ़, फोर्स मत कर अपने आप को। और बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स कर देते हो पढ़ने के लिए, तो आपको जो याद किया है आपने वो भी भूल जाता है इंसान। हमारे साथ क्या हो गया था कि हमने इतने पेपर दे दिए थे, प्री बोर्ड भी दे दिया, मॉक टेस्ट भी दे दिया, सब दे दिया, तो अब बोर्ड आने तक हम बिल्कुल थक गए थे, सेम चीज़ बार बार वही पढ़ के वी वर लाइक बहुत थिक हो गए। फिर क्या करते थे कि मैं तो स्पेशली पुराने गाने लगा दिए, उस पर थोड़ा डांस कर लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, अच्छा हंसी मजाक हो गया, उसके बाद चलो पढ़ने, खाना खाया, फिर पढ़ने चल गए, यही करते थे। क्या मतलब आप दोनों को ये लगता है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका रोल बहुत होता है बैकग्राउंड में, जी जी जी। सपोर्टिव करना या मतलब इनक्रेज करना किसी चीज़ों को, जी। है ना, पढ़ाई के लिए, या पढ़ाई जी, जी। आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो चलो थोड़ा सा इधर हाँ, मतलब, जी, जी। है ना? हाँ जी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है? पेरेंट्स का सच में बहुत बड़ा रोल होता है। एक जब कोई उनका बच्चा होता है तो वो कुछ भी जब कर रहा होता है, उसकी कोई भी एक्टिविटी होती है, वो घर में कुछ भी कर रहा होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि घर में किस तरीके का माहौल आपको मिल रहा है, कि या पेरेंट्स किस तरीके के, वो सपोर्टिव हैं या वो हर चीज़ में आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको बिल्कुल भी सहारा नहीं दे रहे, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दे रहे। मेरे घर में ये था कि हमेशा से मतलब जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो फैमिली है, मेरी जो दीदी है, सब लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है, और कभी भी ऐसा नहीं करा उन्होंने कि जैसे प्रेशराइज़ करना कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें वो चीज़ करनी है, कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करा। हमेशा ये था कि उनका हमेशा से ओपन अप्रोच रहा है कि नहीं बेटा तुम्हें जो करना है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जो चीज़ करनी है तुम करो, आगे बढ़ के करो। और बाकी ये है कि जैसे फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हैं हमारे, जो हमारा जो पूरा ग्रुप है इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, जैसे स्पेशल थैंक्स है उन लोगों को, जैसे कमर सर हैं हमारे, सुषमा मैम, नदीम सर, और सृष्टि मैम हो गए, और हंसी याचना मैम, मैम, हंसी मैम, ज्योति मैम और नितेश बहुत सर,
तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी पिछले 1-2 साल से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे को यही होता था कि मैं पढ़ूँगी कैसे, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी कि मुझे नहीं पढ़ना, कि मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट मेरे गुरुजी हैं, तो उनका नाम एस्ट्रो गुरु राज सरकार करके है। तो वो मेरे गुरुजी हैं, मतलब वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे सब कुछ हैं वो। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ में कि नहीं बेटा आप भरोसा रखो मेरे ऊपर। तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी हीलिंग करी थी और मतलब मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया, तो मतलब मैं उनके बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब वो मेरे मेंटोर हैं, टीचर हैं मेरे, और मेरे गुरु हैं वो। तो पेरेंट्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बेटा तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, तुम ये मत पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। बस ये था कि मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पसंद है। अब तुम्हारी पसंद पे तुम्हें ही तो काम करना पड़ेगा, और कौन करेगा। हाँ, उनका ऐसे सपोर्ट रहा है कि वो होता है ना साइलेंट वाला, कि बहुत देर पढ़ रहे हो, चल बाहर घूम के आते हैं। फ्रूट्स दे दिए, दूध, कभी कुछ खाने के लिए दे दिया, कभी ऐसे ही घूमने चले गए बाहर। तो वो अच्छा रहा है सब कुछ। इसके अलावा बोर्ड के टाइम पे बहुत टेंस रहता है पूरे घर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि सबको पता होता है, तो घर में बहुत चुप्पी सी छाई हुई होती है। फिर मैं बोलती थी मम्मी गाने लगा दो यार, मस्ती करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर पढ़ा। तो ऐसा करते करते पेरेंट्स का बहुत रोल रहा, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें रिवीजन की तरफ फोकस कराया कि बेटा तुम्हें पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब नहीं पढ़ोगे, इसको दोबारा पढ़ोगे तो याद रहेगा। उसके बाद कभी कभी जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम तो पढ़ के बोर हो गए, तो नई चीज़ बताना उस बारे में कि ऐसा भी था, पता है तुम्हें। फिर हम उसको ऐसे सुनते थे कि अच्छा हाँ ये भी था। तो ऐसे करके करते अच्छा रहा सब कुछ। क्या आप दोनों को ये लगता है कि मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मतलब एक मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा हमारे 3 और दोस्त हैं जो अभी यहाँ पे नहीं हैं, मतलब अभी तो देहरादून में ही है, पर यहाँ आ नहीं सके आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो हंसाते भी थे कभी कभी, और पढ़ाने में, जैसे हमारे 2 दोस्त आईसीएसई के हैं, तो आईसीएसई में थोड़ा सा सिलेबस आगे का रहता है, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस वाले कैरेक्टर ने ये किया था, वो किया। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा है हमारी पढ़ाई में भी, हमारे ओवरऑल वेलबींग में, और इसका बहुत सपोर्ट रहा है सच में। क्योंकि हिस्ट्री मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि पहले भी मेरा जो ओरिएंटेशन था वो साइंस की तरफ ज़्यादा था। फिर जब साइंस में बहुत ज़्यादा मैथ्स आने लगी, मैंने बोला यार ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ऑप्शन, तो फिर मैंने वो ले लिया। पर हिस्ट्री मुझे ऐसा पसंद नहीं था। पॉलिटिकल साइंस तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, बड़ा इन्फॉर्मेटिवली पढ़ाते थे, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। हिस्ट्री में मेरे को थोड़ी सी बुरत होती थी कि यार ऐसे सा है। फिर इसने बड़ा मोटिवेट किया कि हाँ चलो ऐसे करेंगे, वैसे पढ़ेंगे। मतलब तो हमारे तो पूरे ग्रुप में ही इतने अच्छे हैं, मतलब सारे के सारे इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं इतने ज़्यादा सपोर्टिव है सारे के सारे। तो मतलब जैसे ये होता है ना कि देखिए जैसे जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी लाइफ में। और ख़ास करके जब आप 10th के बाद जब आप अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो वो मतलब ये है कि वो आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर तरीके से, कि आपको एक अच्छा इंसान बनाए। अब अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं होंगे ना, तो फिर उससे क्या होगा, फिर आप नीचे चले जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दोस्त आपका मजाक ना उड़ाए, है ना। मतलब मस्ती तो चलती है, पर मजाक उड़ाना एक अलग बात होती है। तो आपके दोस्त आपका मजाक ना उड़ाए, या आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट ना करे कि यार अच्छा चल ऐसे कर रहे, तूने ऐसे क्यों करा, कि तेरे को तो नहीं करना चाहिए था। तो मतलब एक तरीके का सपोर्ट भी रहना चाहिए। और हमारे ग्रुप में यही खास बात है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार है एक तरीके का, एक तरीके का प्यार है सही में। चलिए ये तो मतलब फिर बोलते हैं कि एक अच्छी कंपनी मतलब आदमी की लाइफ में होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मतलब समय सोशल मीडिया पे लगा देते हैं आजकल। और जैसे खासतौर से जैसे आप लोगों की एज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना। तो आप लोगों ने कैसे मतलब आप लोगों ने कैसे इससे दूरी बना के रखी, इस मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा, या यूज़ करा तो किस लेवल तक आप लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ करा? हम लोग खुद ही इतने ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब हमें आदत नहीं पड़ी कभी इस चीज़ की, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी उसी तरीके का मतलब हम लोगों को इतना लेट
डिवाइस वगैरह दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मतलब बुरी बात होती है, गलत होता है इतनी जल्दी बच्चों को देना, डिवाइस नहीं देना चाहिए। तो हमें भी लेट ही मिला, और ये था कि हम लोग खुद ही उसके मतलब अवेयर थे उसके बारे में कि नहीं, ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए, उसका प्रोज और कॉन्स हमें पता थे, तो हम लोग खुद ही ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते थे। और हाँ, ये कि जैसे पढ़ाई कर रहे होते थे, हम लोग कुछ भी कर रहे होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, फ़ोन बंद करके एक तरफ रख देते थे। अच्छा। यहाँ इस कमरे में रख दिया, दूसरे कमरे में जाके जो करना है करो। तो इस तरीके से दूर रखते थे हमें। मैं तो अपनी मम्मी के कमरे में फ़ोन रख के आ जाती थी कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगी। मैं अपना पढ़ती थी, उसके बाद क्या होता है कभी कभी कि ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत कोई कीवर्ड्स होते हैं, तो आपका मन करता है कि उसी टाइम पे फ़ोन उठा के उसको उसी टाइम पे चेक कर लो कि बाद में भूल जाते हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसे तो फिर फ़ोन में लग जाती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो जाती है। फिर मैं क्या करती थी, एक पेपर लेती थी, उसमें मेरे जितने डाउट्स होते थे क्वेश्चंस ऑफ द डे करके लिख के सारे रख दिए एक तरफ। फिर रात में मम्मी से फ़ोन लिया, उस सारे डाउट्स चेक करे, एक तरफ लिखा उनके बारे में जितने आंसर्स हैं, और फिर उसको देख के सो गए। बस ऐसी दूरी बनाई है हमने। पढ़ाई के अलावा आप लोगों को क्या और एक्स्ट्रा मतलब करना पसंद है? गेम्स हो गए या कोई और, जैसे म्यूजिक वगैरह में? मुझे तो गार्डनिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग, बुक्स रीड करना हो गया, और डांस, कुकिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, क्या हो रहा है इर्द गिर्द, कुछ नहीं, बस कुकिंग से मतलब है मुझे कि बस खाना अच्छा बनना चाहिए, सारा प्यार उसमें डाल दूँ मैं। तो ये चीज़ रहती है। बाकी अलग से मैं मेडिटेशन, मतलब उस तरफ मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अच्छा। तो मतलब मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, रिलैक्सेशन हो गया, पुराने गाने सुन लिए, पुरानी मूवीज़ देख ली, तो वो चीज़ से फिर मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। इसी से इंस्पायर होकर पुराने गाने और मूवी देखना शुरू किया है मैंने। इसने कहा कि ऐसे अच्छा है, ये वाला अच्छा है, वाला मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो अभी वो वाला मेरा नया इंटरेस्ट जागा है। उसके अलावा मेरी नॉवेल्स का इंटरेस्ट तो है ही। अच्छा। मोस्टली इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हूँ मैं। हिंदी भी मैंने खरीदी है, पढ़नी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो अभी वही चल रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा डांस करना पसंद है, और कुकिंग में सीख रही हूँ, धीरे धीरे आ जाएगी। हमारी शायरी, पोएट्री चलती है अलग से साइड बाय साइड। तो हमने आप लोगों के जो एजुकेशन में पूरी बात कर ली, कैसे आप लोगों ने पूरा ये शेड्यूल रखा अपना। हम अब थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात जी। करते हैं आपके। जी जी। तो क्या प्लानिंग है आप लोगों की, मतलब जो 12th पास आउट करके अब किस फील्ड में जाना चाहोगे? देखिए, मेरे को तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूँ अभी ग्रेजुएशन में, और बाकी अपना जो मेरा नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में वो और ज़्यादा एनहांस करूँ और ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो मैं तो वही सोच रही हूँ कि वही करूँगी। मैंने साइकोलॉजी का सोचा है कि साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन आगे अभी देहरादून से ही करेंगे, बाद में देखते हैं जैसे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से जहाँ जाना होगा। और आगे जैसे मतलब अगर जॉब के लिए तो किस फील्ड में करना चाहोगे आप? सिविल सर्विसेज के लिए मैं सोच रही हूँ, उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी मैं करना चाहती हूँ कि सिविल सर्विसेज भी ट्राई करना चाहिए, है ना, उससे भी मतलब फ्यूचर भी सिक्योर होता है और अच्छी फील्ड भी है बहुत, तो मैं वो करना चाहूँगी। नहीं तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एफिलिएट होना चाहूँगी, उनसे भी जुड़ना चाहूँगी। नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, उनसे जुड़ना चाहूँगी मैं तो टीचिंग का ही सोच रही हूँ कि थोड़ा अगर अच्छा हो सका तो कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करना चाहूँगी, या फिर रिसर्च में जाना चाहूँगी, थोड़ा और साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद आगे जैसा बनता है। सर, एक चीज़ आती है आजकल, जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये ठीक है या इस पर कुछ चेंजेस होने चाहिए? नहीं, चेंजेस तो होने चाहिए। मतलब किस टाइप के चेंजेस आप लोगों को लगता है कि हाँ होने चाहिए? देखिए, जिस तरीके का करिकुलम पढ़ाया जाता है, जिस तरीके का सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो हाँ ये है कि आजकल इंडिया की जो इंडिया से रिलेटेड है हो गया, अब जैसे हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। ऐसे ही बाकी हर सब्जेक्ट्स में भी हम लोग यही देखते हैं कि अब चेंज आ रहा है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस वो लोग कर रहे हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके रूट्स कहाँ से है, तो ये चीज़ अच्छी है। पर हाँ, इसके साथ साथ ये है कि जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इसमें मॉरल साइंस भी पढ़ानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो मॉरल वैल्यूज़ हो गया और जो आइडियल्स उन्हें फॉलो करने चाहिए अपने लाइफ में, और एक तरीके से सर्वाइवल स्किल्स उन्हें सिखाने चाहिए कि आप आगे जाकर अगर आप फेलियर आप फेस करते हो, कहीं भी आप अपनी ज़िंदगी में फेस करते हो, आप आगे जाके पढ़ाई में आप कुछ कर नहीं पाए, तो उस चीज़ से आप कैसे
मतलब आप उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो चीज़ भी सिखाई जानी चाहिए स्कूल्स में। नहीं तो आजकल क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो टीचर्स भी हो गए या स्कूल में आजकल क्या फोकस करते हैं वो, कि सिर्फ सक्सेस होनी चाहिए बच्चों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, ये चीज़ करो, नहीं अच्छे कम मार्क्स आ रहे तो इसका मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या वो नहीं पढ़ रहा है, मन नहीं कर रहा। तो उन्हें सिखाओ कि अगर फेलियर होता भी है तो किस तरीके से फेस करा जाए, तो ये नॉलेज भी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एजुकेशन और प्रैक्टिकल हो सकती है। जैसे आज भी होता है कि बहुत स्कूलों में जो साइंस लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं काम कर रहे होते हैं, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जितना हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन रखें उतना अच्छा। ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में भी जैसे आपने किसी जगह के बारे में पढ़ा तो स्कूल कोशिश कर सकता है कि एक बार आपको उस जगह लेके चला जाए, वहाँ की और हिस्ट्री के बारे में जाने। सिर्फ किताबी नॉलेज से नहीं होता, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली बाहर भी सोचना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे साइकोलॉजी है, वो तो इंसान के बारे में ही है, तो वो पढ़ाना चाहिए बच्चों को। टैक्सेशन हो गया कि हमारा गवर्नमेंट के लॉज क्या हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमें एज अ बेटर सिटीज़न बनाने में हेल्प करेंगे। उन सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा जोर आना चाहिए। और हाँ, जो NEP की पॉलिसी थी 2020 की, उसको और अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए कि हर स्कूल्स में एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हों और बच्चा उनमें से चूज़ कर सके। ऐसे हर सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। होता क्या है कि जैसे कोई भी मतलब स्टूडेंट हो या कोई छोटा बच्चा हो, हर किसी एक रोल मॉडल होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए कौन है जो आप लोगों को मोटिवेट करता है कि हाँ यार हमें वैसा बनना है या इनकी तरह मतलब कुछ काम करना है, आप दोनों में? देखिए, मेरे लिए अगर कोई मैं जैसे अपना रोल मॉडल मानती हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी सिस्टर है। भले ही हमारे बीच में ऑब्वियसली भाई बहन होते हैं, कोई भी होता है तो लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, मस्ती भी चलती है। पर अगर मैं किसी को देखती हूँ कि जिसके अंदर पूरी फुल डिटर्मिनेशन है अपने एम्बिशन को फॉलो करना, अपने जो पूरा एक रूटीन फॉलो करना, तो मैं अपनी बड़ी बहन को अपना रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और मतलब इतना ज़्यादा रूटीन वो फॉलो करती हैं। कभी कभी तो मेरे को भी लगता है यार मुझे अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखना चाहिए कि दीदी इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी जैसे मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इतना ज़्यादा टेंशन ले ली थी मैंने, कि जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का था, हमारा है ना इंग्लिश का था, तो उसमें मतलब मेरा मतलब बहुत ख़राब गया था वो पेपर। और मतलब मैं उधर बैठी, जैसे ही मैं वहाँ पर हॉल रूम में बैठी तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था लिखूँ क्या। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने कि 12th का बोर्ड है। तो घर आई मैं रोने लग गई कि मेरा अच्छा नहीं गया, अब क्या करूँगी मैं, क्योंकि बच्चे को भी होता है कि नहीं अच्छा होना चाहिए, अगर शुरुआत हुई है किसी चीज़ की तो अच्छी हो। तो वो इतना बुरा हुआ तो मैं रोने लग गई, मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि अब मेरे आगे के 5 और हैं पेपर्स, तो कैसे करूँगी मैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करा, इतना ज़्यादा सपोर्ट करा कि नहीं शोना देखो ऐसे नहीं होता है, कि जब एक अगर चला गया तो कोई बात नहीं ना, आपने स्ट्रेस ही तो ले लिया था, कि अब जो आगे के पेपर्स हैं उनके लिए अच्छे से पढ़ाई करो, कि अपना माइंड भी फ्रेश रखो, मस्ती भी करो, साथ में पढ़ाई भी करो। तो ऐसा नहीं है, तो उन्हीं की ही बदौलत आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मतलब मैं एक तरीके से यही समझती हूँ उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अपनी बड़ी बहन को मानती हूँ अपना रोल मॉडल। मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उनका जो डेडिकेशन रहा है, जो डिटर्मिनेशन रहा है, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, उन्होंने भी बहुत लग के पढ़ाई करी है। उन्होंने मेरी जो मदर है वो MSc मैथ्स हैं और उन्होंने BEd भी करी, तो वो टीचर थी अपने टाइम की। उसके अलावा मेरे फादर भी MSc मैथ्स से फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने पास किया कॉलेज, तो अब वो दोनों मैथ्स वाले हैं। तो अब मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम ली, तो उन्होंने यही कहा है कि बेटा जो भी पढ़ो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें अपना पूरा बेस्ट दो। तो वही मेरे लिए रोल मॉडल का काम करते हैं कि हाँ अपने काम में अच्छा करना है। उसके अलावा मार्क्स जैसे भी आए, जो भी आगे पीछे हो वो सब ठीक है, पर एक सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, अब उसके आगे कुछ मैटर नहीं करता। आप लोग देहरादून में क्या चेंज चाहते हो, क्योंकि अभी हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो एपिसोड कर रहे हैं, हम देहरादून में हैं और देहरादून एक बहुत खूबसूरत शहर है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि देहरादून में चेंज होना चाहिए? देखिए, मेरे को ऐसा होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं इधर भी हाथीबड़ कला की तरफ भी हमने देखा था कि हर जगह सीवरेज लाइंस आपकी डल रही थी, तो इतना मतलब वो लगता है कि देखिए अब
पहले खुदती है, फिर उसके बाद वो कुछ भूल जाते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, फिर पूरी वो ले हो जाती है, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें मिट्टी पड़ जाती है, वो ऐसे ही मिट्टी डल डल के पूरी बंद हो जाती है। फिर दोबारा उन्हें कुछ याद आता है कि हाँ अरे कि ये भी डालना था, ऐसे करना था, वो फिर दोबारा खुदती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मेरे को कि अगर ऐसा है तो मतलब पूरा प्लान्ड होना चाहिए ना हर चीज़, पहले से ही आप वो करो कि हाँ पहले से ही सारे के सारे प्लान्स बनाओ, पूरे डिज़ाइंस बनाओ कि हाँ ये चीज़ इधर लगनी है, ये ऐसे लगनी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इस चीज़ पे उन्हें काम करना चाहिए कि और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वो बनाएं इस चीज़ के लिए। बाकी ये है कि जैसे पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं आजकल, देख रहे हैं हर चीज़ के लिए वो हाईवे बना दे रहे हैं, हाँ। है ना। मतलब ये नेसेसरी नहीं है, जब ऑलरेडी इतनी अच्छी रोड्स आपकी बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो 2 घंटा क्यों करना है आपने कि 2 घंटे वाली हम एक्सप्रेस वे बना देते हैं। और उसके चक्कर में इतने ज़्यादा पेड़ कटे, आपको पता भी होगा वहाँ मोहंड वाले रास्ते में कितने ज़्यादा पेड़ कटे हैं, और फिर वो उस चीज़ का मतलब वो भी नहीं करते कि चलो हमने कहीं और जाके पेड़ लगा दिए। तो अगर ये सब है, अगर आपको बाद में कुछ रोड्स वगैरह बनानी होती है, कुछ भी आपको खुदाई करनी होती है, तो पहले ही आप उसको 5-10 साल पहले आप वो करो ना कि जैसे पेड़ काटने तो फिर पहले ही कहीं और पेड़ लगाओ, ताकि वो तब तक बड़े तो हों, ऑक्सीजन तो दें वो अच्छे से। आप इतने बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, फिर वो चीज़ गलत लगती है मुझे बहुत। डिफॉरेस्टेशन का तो मेरा भी है, क्योंकि जो जहाँ पे हम रहते हैं सहस्त्रधारा की तरफ, वहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पेड़ कट गए, तो एकदम से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा। अभी देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पहले इतनी कभी नहीं होती थी। तो ये मेरा भी एक कंसर्न रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो आगे जाके क्या होगा टेम्परेचर का। हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, पर हम उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं, तो वो एक स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की, तो वही एक है। और डिफॉरेस्टेशन तो चल ही रहा है, अगर जितने ज़्यादा एफॉरेस्टेशन हो, टेरेस फार्मिंग अच्छी हो, तो डेवलपमेंट हो देहरादून की होगी। फाइनली आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमें देखते हैं, हमें मतलब छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, एक चीज़ है देहरादून में क्या है कि आजकल नशा बहुत फैल रहा है, स्कूलों में क्या, कॉलेजों में क्या, ठीक है। तो मेरे जो आप लोगों को हमें जो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप नशे के प्रति? देखिए नशा हो गया, ड्रग्स हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, और हम लोग खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है और हमने रिसर्च भी करी उस चीज़ के ऊपर। हमें पढ़ाया गया है कि क्या उसके इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उससे मतलब नुकसान हो सकता है। तो यही है कि जो नशा होता है या जो ड्रग अब्यूज़ होता है, इससे जो इंसान जो खुद नशा कर रहा है उसके लिए भी नुकसान है, उसकी फैमिली के लिए नुकसान है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके लिए, सबके लिए नुकसान है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि ये ज़िंदगियाँ उजाड़ता है। इसके अलावा जिन फैमिलीज़ में ये होता है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनका स्टेटिस्टिकली हायर होता है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो या कोई और तरीके का नशा हो। तो यही एक है मैसेज हमारी तरफ से कि से नो टू ड्रग्स, जितना दूर रह सको उतना अच्छा। तो सर पहले तो मैम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई बेटी की सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी हम आप लोगों को बच्चों का इंटरव्यू दिखा रहे थे, हमने सोचा कि आप लोगों का भी हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब मेजर रोल निभाते हैं बच्चों के उसमें। तो सर जैसे एक जनरली हम लोगों की फैमिलीज़ में क्या होता है कि जैसे बोर्ड का जब नाम आता है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का, तो घर में एक अलग ही सा माहौल होता है जी। तो आपने कैसे मतलब इस माहौल को बिल्कुल कूल रखने की कोशिश करी है इन चीज़ों पर? अच्छा, बेसिकली मैं तो बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, मैं यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मेरी वाइफ के ऊपर डिपेंड रहती हैं, और ये घर के अंदर ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि जिसके अंदर बच्चों को मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा सीरियस होके डांट के नहीं अब आपने बैठना है, नहीं आपने पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों को, मेरी दोनों बेटियों को ओपन वो दिया, टाइम दिया, और मतलब जो जो चीज़ें बच्चों को जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उस टाइम के ऊपर ये पूरा करके देते थे। पर सरप्राइजिंगली हर एक बच्चे का अपना अपना टाइमिंग्स है, पढ़ाई का टाइमिंग अलग है, खाने पीने का टाइमिंग अलग है, तो सारी चीज़ें तो इन्होंने बेसिकली घर के अंदर ऐसा माहौल मतलब रखा कि जिसमें हंसी खेलते हुए मतलब बच्चों ने पढ़ाई की। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, खेलना तो खेलो कूदो, कभी कुछ भी मतलब बाहर जाना है आप बाहर जाओ, चक्कर लगा लो, क्योंकि देहरादून है थोड़ा ग्रीन बेल्ट ज़्यादा है, अच्छा होता है दिन के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स के अंदर। फिर इन्होंने थोड़ा बच्चों को ये भी बोला कि बेटा आप लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा करो ताकि आप लोग बॉडीली भी स्ट्रॉन्ग बनो
और थोड़ा सा ये है कि आपको जो भी पढ़ाई के अंदर जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इन्होंने ज़्यादातर बच्चों को मतलब इनक्लाइन किया कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें आप। मैम जैसे सर बता रही कि हम हाँ जी। मतलब मोस्टली बाहर रहते हैं, तो आप के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को मतलब टैकल करना, इजी है या मुश्किल है उनको मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट देना घर में, क्योंकि बोर्ड का नाम सुनते ही तो सबके कान हाँ खड़े हो जी, हाँ जाते जी, हैं। हाँ। ये देखिए, इसमें तो ऐसा है कि पेरेंट्स के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कुछ आपके बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा मैंने ये देखा कि बच्चे के अंदर खुद भी एक डर का माहौल आ जाता है कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, वो स्ट्रेस में है, जैसे नंदिनी ने बताया आपको। अगर पेरेंट्स भी उसी माहौल को दोबारा से वही चीज़ करेंगे तो बच्चा उस हिसाब से तो खुल ही नहीं पाएगा, वो पहले ही डर जाएगा। अगर हम बोले कि नहीं तुम्हारे इतने % आने ही चाहिए, इससे कम आएंगे तो फिर तुम्हें ये नहीं करने देंगे या वो नहीं करने देंगे। और कईयों का मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बच्चा अभी पहले ही वो इतना मतलब भारी भरकम एग्ज़ाम दे के आया, बच्चे को खाने के लिए नहीं पूछा और सबसे पहले उसका क्वेश्चन पेपर निकलवा के वो पहले सॉल्व करवाते कि तुमने आखिर किया क्या, कितने तुम्हारे नंबर आएंगे। और हम लोगों को मतलब जैसे बड़ी बेटी भी है, हम लोग ये करते थे कि मतलब जैसे तुमने कोई एग्ज़ाम दिया जिसका तुम्हें पहले से ही टेंशन चल रही थी माइंड में, तो तुम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई मूवी देख के आओ, बाहर किसी कैफ़े में जाओ, घूमो फिरो, यही आपस में फ्रेंड्स लोग आपस में बात करो, कहीं बाहर मिलो, तो उसे क्या होगा, दूसरा पेपर भले ही आपका 3-4 दिन के बाद है लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो कभी ऐसे वो नहीं किया, इसी वजह से जो सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहते थे इसीलिए किया कि कई लोगों ने हमें बोला भी कि अगर बच्चे इतने तुम्हारे होशियार हैं तो तुम लोगों ने उनको उनकी मर्ज़ी से कैसे करने दे दिया। मतलब साइंस दिलवाते, कॉमर्स दिलवाते, ये सब्जेक्ट क्यों दिला दिए, क्या करेंगे तुम्हारे बच्चे ये सब्जेक्ट। लेकिन मतलब बहुत दूर की बात नहीं, अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बातें सुनते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है, जब बच्चों ने चुनी है ये सब अपनी लाइन अपने तरीके से, तो हम भी चाहते हैं कि वो अपने तरीके से प्रूव करके दिखाएं इस चीज़ को। तो हम तो जैसा हमारे बच्चे चाहते हैं हम उनके साथ हैं। हमें एक चीज़ बहुत कॉमन है सर ना, हर किसी की फैमिली में क्या मतलब हम अमूमन सब्जेक्ट को लेकर बहुत माथापच्ची सी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, होती है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची सी। जी। अगर उसकी मैथ्स मतलब साइंस स्ट्रीम के अलावा कोई और सब्जेक्ट ले लिए हाँ तो जी। मतलब वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा। है ना? वो पढ़ ही नहीं रहा। और प्रॉबेबली लोग ये सोचते हैं कि जिसने मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ा वो तो नालायक बच्चा वो है। नालायक है। हाँ ठीक है, जी। उनको कुछ नहीं आता, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पर लेकिन मेरा सब लोगों से यही पूछना है या मेरा ये मानना है कि ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया जो है ये मैथ्स और साइंस के ऊपर नहीं चलती। हर बच्चा अगर मैथ्स और साइंस अगर करने लग जाएगा तो करोड़ों खरबों की आबादी के अंदर मतलब जो लोग जो मैथ्स और साइंस हैं तो वो किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। ऑफ कोर्स मैथ्स और साइंस आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अगर हम हर चीज़ कोई भी देखते हैं, अगर जैसे अगर हमने कहीं पे डिस्टेंस भी अगर हमने ट्रैवल करना है तो वो हमारे उसके पीछे मैथ्स हैं। ठीक है, साइंस बेसिकली अगर हम कुछ खाना बनाते हैं तो भी उसके पीछे साइंस है। अगर कुछ भी करते हैं तो बेसिकली बच्चों को ये समझाना चाहिए कि मैथ्स और साइंस एज ए सब्जेक्ट लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना मैथ्स और साइंस एज अ लाइफ के अंदर कहाँ कैसे किस तरीके से जो आप यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को वो सिखाना चाहिए। दूसरा, आज की डेट के अंदर मैथ्स और साइंस को छोड़ के इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गलोर हैं इस टाइम के ऊपर पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर कि आप कोई भी नई चीज़ ले लो उसमें मैथ्स साइंस नहीं है, वो दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस। मतलब कुछ भी नया, कुछ भी एनीथिंग, मतलब बी WHO ले लीजिए या मैं जितनी भी मेजर मैं पैन वर्ल्ड ओवर की मैं बात करता हूँ उसके अंदर ले लीजिए, जो अभी आज की डेट के अंदर सिटीज़ और स्टेट्स को चला रहे हैं वो IAS IPS चला रहे हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरीली कि भाई वो लोग जो हैं वो मैथ्स और साइंस करके दे आर साइंटिस्ट और बेसिकली उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स ले रखे थे, दैट्स द रीज़न वाई दे हैव एक्सेल्ड इन इट। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एवरी सब्जेक्ट इज़ गुड, एवरी लाइन इज़ गुड, एवरी किड इज़ गुड। हर बच्चे के अंदर अपना हुनर होता है, उसको किस तरीके से उसने एक्सप्लोर करना है, उसको किस तरीके से वो उजागर करना है, वो हम पेरेंट्स की और सराउंडिंग की ज़रूरत होती है कि हम बच्चों को कैसे उनके एम की तरफ लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है मैथ्स और साइंस, मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस इफ़ आई वुड से दैट कि मैथ्स और साइंस ही है जो सब कुछ जो चलाती है इस दुनिया को, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी बहुत अभी सुनने को मिली। कई लोग ऐसे थे, मतलब उन्हें लगता है कि 99 से ऊपर आ गए तो सब्जेक्ट तो मतलब इतना इजी हाँ। था, तो उसमें तो लाना ही था बच्चे ने। हाँ मतलब सोच, मतलब वो बहुत दूर की बात नहीं है, अपने उसमें फैमिली रिलेशन में ऐसे वो निकलते जो मतलब डायरेक्ट हमारे मुंह पे ये चीज़ें बोल देते हैं। तो आप लोगों ने कैसे इन चीज़ों से ओवरकम करा कि चलो अगर हमारे बच्चे अगर डिफरेंट सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मतलब कि, क्योंकि कई बार होता है ना कि एक चीज़ होती है, कई बार लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जी। कि यार ये नहीं करोगे तो ये कैसे आगे सर्वाइव करें कैसे, और वो कहीं ना कहीं डाउट मन में ला देते हैं हाँ जी। कि यार कहीं सही में तो नहीं, अगर मतलब 5-6 लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि यार सही मतलब ये गलत तो नहीं कर रहे बच्चे कहीं। तो इससे कैसे आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा overcome देखिए, करा? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे देखा तब मेरी इंक्लिनेशन जो थी वो गेम की तरफ थी, और गेम के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं जूडो के अंदर इंक्लाइन था। मैंने 9th-10th के अंदर मैंने अपना गेम के ऊपर फोकस किया। मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि मैं बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट था, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटा आपको क्या करना है। तो आई सेड के मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, आपकी लाइन है, आपको बेटर पता है आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप उस हिसाब से करो। तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली। कॉमर्स स्ट्रीम करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसके बाद मेरे लिए आगे 2 ऑप्शंस थे। एक मेरे को ये था कि मेरे को मेरे फादर का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा लगता था, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर थे वो। पर लेकिन मेरे फादर ने जब मेरे को देखा, जब वो अपने हम दोनों बच्चों को देखा, तो उन्होंने ये बोला कि यार बेटा ये ना बहुत छोटा शहर है तुम लोगों के लिए, बिज़नेस मैं चाहूँगा नहीं कि आप लोग यहाँ पे करो, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम लोग इसको हायर स्टडीज़ और फर्दर स्टडीज़ के लिए आप लोग आगे बढ़ो। आप, मेरा बड़ा ब्रदर एकेडमिक था, अच्छा था पढ़ने के अंदर, और वो इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर चले गए। तो उन्होंने आईटी सॉफ्टवेयर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया। अब सेकंड ऑप्शन आती है मेरे ऊपर। तो मेरे भी पेरेंट्स यही समझते थे, उनको भी यही था कि ये बच्चा भी साइंस के अंदर जाएगा। बट लेकिन जब मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी इंक्लिनेशन थी एमबीए करने की। मैं पुणे यूनिवर्सिटी से फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिर जब स्ट्रीम्स के अंदर आया तो मेरे बच्चों ने देखा, हाँ ऑल्दो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया इस वजह से, क्योंकि हर दूसरे साल तीसरे साल जैसे जॉब स्विच और होती थी या प्रमोशंस होती थी या कुछ भी होता था, तो मैं अलग अलग मतलब मेरी सिटीज़ के अंदर जाना होता था। तो मेरी फैमिली भी साथ होती थी, जो कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा बच्चा जो है, मेरी बड़ी बेटी, उसको प्रॉबेबली शायद इनिशियल लेवल के ऊपर यही सब चीज़ें उसको देखनी वो हुई। क्योंकि एक छोटी एज के अंदर आप ये समझ के चलिए कि 12-13 साल की एज तक अगर आपके 6-7 स्कूल्स अगर शिफ्ट हो जाए, तो आप ये समझिए कि वो बच्चा मतलब जब तक वो सेटल डाउन होता था तब तक वो वहाँ से उसकी मेरी ट्रांसफ़र हो जाती थी और हो जाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये बोला कि नहीं, जो मेरे बड़े बच्चे ने सबक किया, एटलीस्ट आई शुड गिव देम अ प्लेस कि जहाँ पे वो एक जगह के ऊपर रह के करें। तो फिर ये जो हमारी फैमिली है ये देहरादून के अंदर शिफ्ट हो गए हम लोग। तो ये बेसिकली मेरा रीज़न आपको बताने का ये था कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज कि हमने क्यों नहीं इनके ऊपर प्रेशराइज़ किया, क्योंकि हमें ये पता था कि आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, आप अगर मर्ज़ी से कोई भी गेम लेते हैं, आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी हॉबी अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप एक्चुअल के अंदर उसके अंदर एक्सेल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ वही सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चुनिए, किसी भी तरीके से चलिए, बट हाँ डेफिनेटली येस, आपकी लाइफ के अंदर एक एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर हम वीडियो को एंड करते हैं। जी। जो पेरेंट्स हम लोगों को देख रहे हैं, जी। उनके फाइनली एक मैसेज आप दोनों की तरफ से कि बच्चों को स्टेज किस टाइप कितने लेवल तक का देना चाहिए, क्या उनके अकॉर्डिंग ही मतलब हमें चलना चाहिए या कहीं पर हमें अपना भी कुछ उसमें ऐड करना चाहिए? सी देखिए, मैंने जैसे कि पहले बोला कि ऑल्दो एवरीथिंग इज़ नॉट मैथ्स एंड साइंस, अगर आज की डेट के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर हम जैसे न्यूज़पेपर देखते हैं डेली, ऑलमोस्ट हर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारे पास हम न्यूज़ ये पढ़ते हैं,
कोटा के अंदर बच्चों ने ये कर दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, कोई आईआईटी के अंदर कोई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कोई किसी बच्चे ने कहाँ पे कर लिया। वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो पेरेंट्स की तरफ से और पीयर्स की तरफ से और आस पड़ोस के सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट की तरफ से वो दिया गया स्ट्रेस है। प्लीज़ वो मत दीजिए, अपने बच्चे को छोटे होते से समझिए, उसके क्या लाइकिंग्स हैं, उसके क्या डिसलाइकिंग्स कंपटीशन ही हैं। आपस में इतना हाँ। टफ हो जाता है, कई बार बच्चे भी इस चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं कि मतलब मेरा जो क्लासमेट है उसने इतना स्कोर किया तो मुझे हाँ। भी उतना ही करना है। हाँ। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, तो उन सब चीज़ों से दूर रहें। बाकी बच्चे की डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका खाना पीना, उसको अच्छी डाइट दो, और पढ़ाई पे तो फिर फोकस करवाना ही है। थोड़ा सा आप भी मोटिवेट करो, बच्चा भी उस चीज़ को फॉलो करे, तो मतलब दोनों की तरफ से होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स का ही ना हो ना ही बच्चे का हो, दोनों तरफ से मेंटेन रहे ना चीज़ें, तो फिर ठीक रहता है। हाँ, बच्चों को एक फैमिली के अंदर एक अच्छा माहौल देना वो एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा मतलब घर के अंदर वायलेंस या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा उन सब चीज़ों को देख के मतलब अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लग पड़ता है। ऐसी चीज़ें नहीं करें। बट और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से, और जैसे ड्रग्स के बारे में भी आपने क्वेश्चन किया था, तो इन सब चीज़ों से दूर रखें अपने बच्चों को, बच्चों की ज़रूरतों को समझिए। बच्चा अगर आपको कोई इशारा करने की कोशिश कर रहा है, उसको इमीडिएटली उसको कैचअप कीजिए। वो क्या बोलना चाह रहा है, या उसकी चुप के अंदर, या उसकी जो वो नहीं कुछ जो उसकी साइलेंस के पीछे की क्या कहानी हो सकती है, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को समझेंगे, उतना ज़्यादा वो बेटर करेंगे लाइफ के अंदर, और उतनी ही ज़्यादा वो अपने एम की तरफ एक्सेल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार। नमस्कार।